पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है और पुष्पा 2 फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। फिल्म की शुरुआत जापान के एक पोर्ट से होती है। वहां काम कर रहे लोगों को इंडिया से आए एक कंसाइनमेंट में लाल चंदन की लकड़ियां मिलती है। यह देखकर वे तुरंत अपने बॉस को बुला लेते हैं। उन्हें उस कंसाइनमेंट में एक आदमी भी मिलता है। उनका बॉस उस आदमी को ऊपर लटका देता है और पूछता है कि यह कंसाइनमेंट किसने और इस पोर्ट पर क्यों भेजा है। तभी हमें पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है। वो यहाँ पर अपने सप्लाई किए हुए लाल चंदन के पैसे वसूल करने आया है जो कि ये लोग उसे दे नहीं रहे थे। अब वहाँ पर पुष्पा और उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। तभी उनमें से एक पुष्पा को गोली मार देता है और वह समुद्र में गिर जाता है। तभी पुष्पा अपने बचपन के फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जहां वह कुछ बच्चों को दूर से क्रिकेट खेलते हुए देख रहा था। जब उनका बॉल पानी में चला जाता है तब वे उसे बॉल लाने के लिए भेजते हैं। सिंस उस समय पुष्पा को तैरना नहीं आता था, फिर भी वह पानी में बॉल लेने चला जाता है और जब वह बॉल लेकर पानी से निकलने की कोशिश करता है तब वह अपने आप को वहीं फंसा हुआ पाता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वह घबराकर पसीने से लथपथ हो जाता है। पुष्पा पूरे सिंडिकेट का मुखिया बन गया होता है और सबसे बड़ा लाल चंदन का स्मगलर भी। इधर एसपी शेखावत अपनी बेइज्जती के आग में झुलस रहा होता है और उस मौके की तलाश में है जब वह पुष्पा से अपना बदला ले सके। इसीलिए वह एक वर्कर का भेष बनाकर बाकी सभी वर्कर्स के साथ जंगल में लाल चंदन की लकड़ियां काटने चला जाता है। मौका देखकर वह अपने सभी साथियों को बुला लेता है और सभी वर्कर्स को चारों तरफ से घेर लेता है। उन वर्कर्स में से एक वर्कर की आज शादी होती है, लेकिन एसपी शेखावत के कारण अभी वह लॉकअप में बंद है। अब उसे छुड़ाने पुष्पा अपने आदमियों के साथ शेखावत के एब्सेंट में पुलिस स्टेशन आ जाता है और उस वर्कर को छोड़ देने के लिए कहता है, पर सारे पुलिस वाले अपने नौकरी चले जाने के खतरे से डर रहे होते हैं। पर पुष्पा किसी तरह उसे ले जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि शेखावत ने उन वर्कर से पुष्पा का नाम निकलवाने के लिए उन्हें बहुत टॉर्चर किया है। यह जानने के बाद पुष्पा बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी वर्कर्स को ले जाने के लिए वहां मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स को उनके जिंदगी भर की कमाई एक साथ देकर सभी को लेकर चला जाता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन आता है तो वहां उसे पूरा स्टेशन खाली मिलता है। एक हवलदार उसे सभी का रेजिग्नेशन लेटर देता है। यहाँ पर हुए सारी बातें बताकर वह भी चला जाता है। एक दिन श्रीवल्ली अपनी इच्छा पुष्पा को बताती है कि वह चाहती है कि पुष्पा सीएम के साथ एक फोटो खिंचाए जिसे वह फ्रेम कराकर घर के दीवार पर लगाएगी। जब पुष्पा मंत्री सिद्धप्पा के साथ सीएम नरसिम्हा रेड्डी से मिलने जाता है तब उसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं, पर वह पॉलिटिकल ब्लैकलैश के कारण पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं। इस बात से नाराज होकर पुष्पा नरसिम्हा को सीएम की कुर्सी से हटाकर उसकी जगह सिद्धप्पा को उस पर बिठाने और उसके लिए लाल चंदन की भारी तस्करी करके 500 करोड़ जुटाने का प्रण लेता है। पुष्पा सिद्धप्पा को दिल्ली जाकर पार्टी के लीडर प्रताप रेड्डी से मिलने के लिए कहता है। ऑफिस से बाहर आकर वह मीडिया को बताता है कि सीएम 24 जुलाई को उसके घर आकर उसके साथ खाना खाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। अब सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी के आगे बैठा होता है और वह उसे सीएम बनाने के बारे में बोलता है, पर इस बात के लिए प्रताप रेड्डी उसके मुंह पर मना कर देता है। तभी उसे उसके छोटे भाई का कॉल आता है और वह बताता है कि उसके पास पुष्पा 5 करोड़ लेकर आया है और इधर नरसिम्हा रेड्डी के ऑफिस में भी पुष्पा 25 करोड़ भेजकर उसे सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए कहता है। इसके बाद सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि अगर वह इसी तरह इतने पैसे उड़ाएगा तो सिंडिकेट के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इस पर पुष्पा उसे कहता है कि पैसे खत्म नहीं होंगे बल्कि और पैसे आएंगे। वह प्लान बनाता है कि अब वह खुद फॉरेन डीलर से डील करेगा और इसी सिलसिले में वह इंटरनेशनल बायर हामिद से मिलने मालदीव जाता है। पुष्पा को देखकर हामिद उसे सीरियसली नहीं लेता और एक तरह से उसकी गाड़ी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसमें उसका कुत्ता भी नहीं बैठेगा। लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाता है कि पुष्पा क्या चीज है। पुष्पा उससे 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी का डील 5000 करोड़ रुपए में करता है और वहीं पर उसका हेलीकॉप्टर भी उससे खरीद लेता है और उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर चला जाता है जहां श्रीवल्ली उसका नजर उतारती है। वहां पहुंचते ही वह सभी लाल चंदन के स्मगलर से कांटेक्ट करके सबको 2000 टन माल तैयार करने को कहता है। अब दक्षायनी शेखावत से मिलने आती है और उसे बताती है कि पुष्पा हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। चंदन की सारी लकड़ियां वही खरीद रहा है। जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, ट्रक से, बाइक से लाल चंदन की लकड़ी पुष्पा के पास ही जा रही है और ये माल पहुंच कहां रहा है ये कोई नहीं जानता। वह बीच के सारे एजेंट्स को हटाकर खुद ही इंटरनेशनल डीलर्स के साथ डील कर रहा है। अब शेखावत सिंडिकेट के एक मेंबर को चंदन से भरे 3 ट्रक के साथ पकड़ लेता है
वह सभी सिंडिकेट के लोगों में अपना डर फैलाने के लिए वह तीनों ट्रक में आग लगाकर सारे चंदन की लकड़ियां जला देता है और उस आदमी को भी मार देता है। यह सारा काम वह दाक्षायणी और श्रीनू के साथ मिलकर करता है। अब इस घटना के बाद सिंडिकेट के मेंबर्स के बीच शेखावत का डर फैल जाता है और सभी मंत्री सिडप्पा से कहते हैं कि वो सिंडिकेट श्रीनू को सौंप दे या फिर पुष्पा और शेखावत की सुलह कराए, नहीं तो उनके जान पर खतरा हमेशा मंडराते रहेगा। इसी सिलसिले में नेक्स्ट डे सिडप्पा शेखावत से मिलने जाता है और उसे 10 करोड़ देने की बात कहता है, जिस पर शेखावत उसे उसके सारे कपड़े उतारने को कहता है और सरप्राइजिंगली इस बात के लिए वह मान भी जाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। शेखावत कहता है कि वह चाहता है कि पुष्पा उसे सबके सामने सॉरी बोले। इसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट किया जाता है। पार्टी में पुष्पा के अलावा सभी पहुंचे हुए होते हैं। इधर घर में श्रीवल्ली पुष्पा को समझाते हुए कहती है कि उसे सिडप्पा की बात मान लेनी चाहिए। उसे पुष्पा की चिंता होती है, इसीलिए वह भी उसके साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में पहुंचकर पुष्पा सभी के सामने शेखावत को सॉरी बोलता है, जिसे शेखावत रिकॉर्ड कर लेता है और बार बार सबको प्ले करके सुनाता है। वहीं पर श्रीनू और दाक्षायणी भी मौजूद होते हैं। पुष्पा के मुंह से सॉरी सुनकर दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुष्पा शेखावत को कभी सॉरी बोलेगा। और उसके सॉरी बोलने के कारण श्रीनू के सिंडिकेट का मालिक बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। घर वापस जाते समय पुष्पा को सॉरी बोलकर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वह श्रीवल्ली को वहीं रोड पर उतारकर वापस पार्टी में चला जाता है और शेखावत की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पानी में गिरा देता है और इसके बाद उसके ऊपर पेशाब करने लगता है। वह शेखावत से कहता है कि अगर उसके जगह पर पुराना पुलिस ऑफिसर होता तो वो उसे खुशी खुशी सॉरी बोलता, यहाँ तक कि सैल्यूट भी करता, क्योंकि वो ईमानदार था। पर शेखावत को सॉरी बोलकर सॉरी वर्ड का इंसल्ट नहीं करेगा। इस पर शेखावत प्रण लेता है कि वह किसी भी कीमत पर उसके सारे माल को रोक के दिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे जंगल का एक एक कोना ही छान क्यों ना मारना पड़े। इस पर पुष्पा भी एक प्रण लेता है कि अगर शेखावत लकड़ी का एक टुकड़ा भी ढूंढ लेगा तो वो सिंडिकेट छोड़कर जिंदगी भर मजदूरी करेगा। अब शेखावत अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सभी छोटे बड़े जगह पर नाकाबंदी लगा देता है और ट्रक्स के आने का इंतजार करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इस मौसम में नदी के पानी का लेवल कम होता है और इसी का फायदा उठाकर पुष्पा अपने सारे ट्रक्स नदी के रास्ते ही बॉर्डर पार कराने लगता है। जब इस बात का पता शेखावत को चलता है तो वो उन्हें रोकने के लिए अपने सारे लोग लगा देता है, पर पुष्पा अपने चालाक दिमाग से उन सबको बीच में ही रोक देता है। पर कुछ लोग पानी में उनका पीछा करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पुष्पा इंजीनियर से कहकर डैम खुलवा देता है, जिससे नदी के पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के लोग पुष्पा के लोगों का पीछा करना बंद कर देते हैं। जब पुष्पा के लोग आखिरी स्टेज तक पहुंचते हैं तभी आगे शेखावत ढेर सारे बैलगाड़ियों से उनका रास्ता रोके खड़ा होता है और उन सब पर गोलियां बरसाने लगता है। पुष्पा सभी को माल वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाने को कहता है। शेखावत सारे चंदन के लकड़ियों को अपने कब्जे में कर लेता है और नेक्स्ट डे यह बात वह सभी मीडिया वालों को भी बड़े प्राउड के साथ बताता है। पर तभी उसे श्रीनू से पता चलता है कि जिन लकड़ियों को उसने अपने कब्जे में लिया है वो चंदन की नहीं बल्कि वो चंदन जैसे दिखने वाली सैंड्रा की है, जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि माल बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। अब उससे मिलने पुष्पा आता है और उसे बताता है कि जिन बैलगाड़ियों की मदद से उसने उसके गाड़ियों को रोका था, असल में वो बैलगाड़ियां ही चंदन की लकड़ियों से बनी हुई थी। अब पुष्पा अपने फैमिली के साथ काली माता के पूजा में जाता है, जहां उसे उसके बड़े भाई मोहन की बेटी कावेरी भी ज्वाइन कर लेती है। पूजा के वक्त श्रीवल्ली बेहोश हो जाती है, जिसका कारण होता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर पुष्पा मां काली के भेष में यात्रा में नाचने लगता है। वजह पूछने पर वह श्रीवल्ली को बताता है कि उसने मां काली से मांगा है कि उसे एक बेटी हो, क्योंकि एक बेटे को वह खानदान का नाम नहीं दे पाएगा, लेकिन एक बेटी की शादी कराने के बाद उसे खानदान का नाम मिल जाएगा। इसी बीच कुछ गुंडे उसके बड़े भाई की बेटी कावेरी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद पुष्पा उन सब पर आग की तरह बरस जाता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई भी आ जाता है और वह पुष्पा को थैंक्स बोलने के बजाय उसे भला बुरा कहने लगता है। यह सुनकर श्रीवल्ली से रहा नहीं जाता और वह भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। इसके बाद पुष्पा का बड़ा भाई मोहन उन गुंडों का आधा सर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर उनका जुलूस निकालता है। शेखावत को अपने जासूसों से पता चलता है कि माल रामेश्वरम पहुंच चुका है। माल को अपने कब्जे में लेने के लिए शेखावत अपने आदमियों को लेकर रामेश्वरम पोर्ट पहुंच जाता है और लाल चंदन ढूंढने लगता है। उसे वो सारी बैलगाड़ियां पानी के अंदर मिलती है
पर तब तक पुष्पा के लोग उसे चकमा देकर श्रीलंका की ओर भागने लगते हैं। शेखावत भी उनका पीछा करने लगता है, पर उसे इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर के कारण रुकना पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार सिर्फ मछुआरों को ही जाने की परमिशन है। शेखावत बाइनोकुलर से देखता है कि पुष्पा वहां पर पहुंच चुका है। अब सिद्धप्पा सीएम बन चुका होता है। मीडिया जब उससे पूछती है कि क्या उसका सीएम बनने में पुष्पा का हाथ है, जिस पर वह बताता है कि पुष्पा उसका छोटे भाई जैसा है, इसीलिए वह उसके घर आज खाना खाने जा रहा है। यह बात सुनकर एक रिपोर्टर को पुष्पा का कहा हुआ बात याद आता है कि 24 जुलाई को सीएम खुद उसके घर खाना खाने जाएगा। पुष्पा सीएम का एक बहुत बड़ा फूल माला से अपने घर में स्वागत करता है। सिद्धप्पा श्रीवल्ली को बताता है कि कैसे उसके पुष्पा का सीएम के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा ने उसे आज सीएम बना दिया। इधर जिस नकली चंदन की लकड़ियों को शेखावत ने पकड़ा था, उसकी अगले दिन नीलामी होने वाली होती है, जिसके बाद उसके झूठ का भांडा फूट जाएगा। इसीलिए वह अपने आप को भी उन लकड़ियों के साथ जला लेता है। अगले दिन पुष्पा को पता चलता है कि जिन लोगों ने उस दिन उसकी भतीजी कावेरी को छेड़ा था, उन लोगों ने उसे उठा लिया है और उसके बड़े भाई से 2 करोड़ की डिमांड की है। साथ ही उससे कहा होता है कि वह ठीक उसी तरह उसी जगह अपना आधा सर गंजा कराए जैसा उसने उनका कराया था। यह जानने के बाद पुष्पा आग बबूला हो जाता है और न्यूज चैनल पर जाकर उन गुंडों को धमकी देता है कि 1 घंटे के अंदर उसकी भतीजी को वो खुद छोड़ दे, और अगर उसे एक खरोच भी आई तो वो उन्हें तड़पा तड़पा कर जान से मार देगा। पुष्पा अपने सभी आदमियों को काम पे लगा देता है। हर गाड़ी की चेकिंग होती है, चाहे वो आम जनता की हो या किसी नेता की। पूरे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का नहीं बल्कि पुष्पा का रूल चल रहा होता है। जब पुष्पा को पता चलता है कि कावेरी को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि नरसिम्हा रेड्डी के छोटे भाई का बेटा बुग्गा रेड्डी है, तो इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे जान से मारने का ठान लेता है। न्यूज देखने के बाद बुग्गा पुष्पा को फोन करता है और उसे 10 करोड़ लेकर अकेले अपने अड्डे पर बुलाता है। जाते समय श्रीवल्ली उससे कहती है अगर कावेरी को एक खरोच भी आई तो सबको मार देना। पुष्पा अब बुग्गा के बताए हुए अड्डे पर पहुंच जाता है और उससे बंदूक के नोक पर कावेरी के बारे में पूछता है। बुग्गा कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो कावेरी भी मारी जाएगी, जिसके बाद मजबूरी में पुष्पा को गन छोड़ना पड़ता है। बुग्गा उसे उसी भेष में मारना चाहता था जिस भेष में पुष्पा ने उसे मारा था, इसीलिए वह उसे साड़ी पहनाकर उसे माता का रूप देता है। अब सभी उसका हाथ और पैर दोनों बांध देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। वो लोग कावेरी को उसके सामने लेकर आते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, जिसके बाद पुष्पा अपने दांत की मदद से सबको काट काट कर मारने लगता है। इसी बीच वह अपने आप को रस्सी से आजाद करा लेता है और सब पर शेर की तरह टूट पड़ता है। इधर सिद्धप्पा पुष्पा के लोगों को उसे रोकने के लिए भेजता है और पुष्पा से बुग्गा को छोड़ देने के लिए कहता है, पर तभी पुष्पा माता का त्रिशूल लेकर बुग्गा के छाती के आर पार कर देता है। अब वहाँ पर उसका बाप भी पहुँच जाता है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बेचैन हो जाता है और अब वह कावेरी के ऊपर बंदूक तानकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके कारण वह भी पुष्पा के हाथों मारा जाता है। अब पुष्पा के घर उसका बड़ा भाई मोहन आता है अपनी बेटी कावेरी की शादी का कार्ड लेकर और सबसे अपने गलतियों के लिए माफी मांगता है। पुष्पा उससे मिलता तो नहीं पर उसकी बातें और कार्ड देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने सालों में उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, प्यार, पैसा, धन, दौलत, बस नहीं कमा पाया था तो वो अपने खानदान का नाम, और आज उसे वो सब भी मिल गया। शादी में पुष्पा अपने पूरी फैमिली के साथ पहुंचता है, जहां मोहन उसे गले लगाकर उसका स्वागत करता है। अब तीनों भाई मिल जाते हैं और सभी एक साथ खुशी से शादी एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक मिस्ट्री मैन शादी में बॉम्ब से धमाका कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।